Hello friends, today I shall be discussing about British administrative structure in India, यानी कि ब्रिटिश भारत में कैसे प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई थी और इसमें हम लोग आज देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अपने आप में 1773 से लेकर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक क्या है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है। इन सारे को एक लेक्चर में कवर करने से मेसी हो जाएगा, इसीलिए हम इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक करके देखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए इस सेक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सेक्शन को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के पहले और दूसरा 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और उसके बाद का 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद का, यानी एक प्री 1858 और पोस्ट 1858। अब हमने इसको इसलिए 1858 को चुना है क्योंकि 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता है भारत में, और 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो भारत का शासन है, इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ब्रिटिश क्राउन में शिफ्ट हो जाता है। तो वहां पे कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा। तो पहले 1858 के पहले तक का जो काल है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो ब्रिटेन में इनकॉर्पोरेट हुई थी और फिर उसको ईस्ट के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली राइट्स दी गई थी। ये 1600 में उनको ये चार्टर दिया गया था, मोनोपोली चार्टर टू ट्रेड विद द ईस्टर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद वो भारत में आई, कई जगह पे उन्होंने कंपनियां बनाई। फाइनली हमने देखा कि 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद से उन्होंने इंडिया पे टेरिटोरियल कंट्रोल स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया और फाइनली हम देखेंगे कि उन्होंने बाय द 1857 जब तक रिवोल्ट नहीं शुरू हुआ था तब तक या तो उन्होंने डायरेक्टली अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया था ज़्यादातर इंडिया के हिस्से को, या जो रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे। तो समहाउ बाय 1857 होल ऑफ इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल आइदर डायरेक्टली और थ्रू द प्रिंसेस। तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को डेवलप किया है इंडिया में, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप इसको लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बेसिकली क्या है, इट इज़ अ ट्रेडिंग कंपनी। और जैसा कि कंपनी होती है, कंपनी इज एन एंटिटी विच इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, और जो इंडिविजुअल्स शेयर ओन करते हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के भी जो मालिक थे वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहलाते थे, और ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते थे, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली कंपनी के मैनेजमेंट को अपॉइंट करते थे। तो ये एक स्केच है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बेसिकली दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। और उस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर है उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एनहांस करें। यही प्रिंसिपल आज भी कंपनीज के ऊपर लागू होता है, जहाँ पे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के शेयर की वैल्यू को एनहांस करें। इसी प्रिंसिपल पर ये कंपनी काम कर रही थी। तो कंपनी आपको जैसा पता है कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, बट दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन इंडिया। तो ये कंपनी 1970s में एक फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजरती है, यानी उनको एक वित्तीय आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और इसलिए ये कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास लोन के लिए जाती है, हेल्प के लिए जाती है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अभी तक इस कंपनी को रेगुलेट नहीं कर रही है, और उनको भी नहीं मालूम था कि ये कंपनी इंडिया में क्या गुल खिला रही है।
तो उनको भी पहली दफ़ा ये मौका मिला कि कंपनी के जो एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में उनको वॉचफुल रहे उसके लिए, और कैसे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को वो सुपरवाइज कर सके। और इस यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। तो इसमें जो सबसे पहला एक्ट बना, इसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। नाम से ही पता चलता है ये रेगुलेट करने के लिए आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कई सारे बदलाव हुए। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की पावर को लिमिट किया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इनके नंबर्स को लिमिट कर दिया गया। 24 ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी 24 डायरेक्टर ही हो सकते थे। इनका टेन्योर 4 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता था। प्लस इंडिया में जो भी वो एक्शन लेते हैं, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, रेवेन्यू एक्शन है, वॉर है, इन सब चीज़ों के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को जानकारी देते रहेंगे। ये ब्रॉड एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए। मैनेजमेंट को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास है। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। उसके अलावा इंडिया में जो ब्रिटिश इंटरेस्ट थे, खास करके बंगाल पर, उनका पूरी तरीके से शासन स्थापित हो चुका था। 1765 में आपने देखा होगा डायरकी खत्म कर दी गई थी और सीधा जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो शासन करने लगे थे। तो बंगाल के गवर्नमेंट के लिए फोर्ट विलियम में एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया और गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 उनके मेंबर्स होते हैं। तो टू रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल उन्होंने फोर्ट विलियम, यानी जो कंपनी का हेडक्वार्टर है इंडिया में, कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम है, वहाँ पे एक 4 मेंबर्स का एक कमेटी होगी। इस कमेटी को सुपरवाइज करेंगे या इनके जो चेयरपर्सन होंगे वो गवर्नर जनरल कहलाएंगे। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम भी इसको आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जो कार्यपालिका का दायित्व है, उसको गवर्नर जनरल 4 मेंबर्स के हेल्प से क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स was the first governor general. वॉरेन हेस्टिंग्स पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम कह सकते हैं, बंगाल कह सकते हैं, फोर्ट विलियम। इस तरीके से ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिया गया बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद गवर्नर जनरल इन काउंसिल was also responsible to supervise the Bombay and Madras presidencies, especially in war and peace matters. तो ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिया गया। इसके अलावा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया और COURT, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता और जस्टिस इम्पे इनके पहले चीफ जस्टिस थे। इस तरीके से कंपनी ने कई सारे सुधार किए बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। देन कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको पर्सनल गिफ्ट लेने से क्या है, प्रोहिबिट कर दिया गया। तो ये मेजर प्रोविजंस हैं। लेकिन इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इसमें प्रोविजन नहीं है जो कि पूरी तरीके से कंपनी के इंडियन एक्शन को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सुपरविजन में लेकर आए। सिवाय ये भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को थोड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो भी एक्शन लेते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपडेटेड रखेंगे। तो इसको दूर करने के लिए एक दूसरा एक्ट आया जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, और ये 1784 में आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है,
ये पिट्स ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम पिट्स पड़ा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पे कोशिश की गई कि जो कंपनी के इंडियन एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कमिश्नर्स अपॉइंट किए। यस, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसमें स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और इसके अंदर 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर्स हैं, जो कि जो भी कंपनी के कामकाज हैं उसके ऊपर सुपरवाइज करते हैं। वैसे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया और जो इनके मेंबर्स हैं उनको कमिश्नर्स कहा गया, द मेंबर्स वर कॉल्ड एज कमिश्नर्स। लेकिन असल में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ऐसे 6 मेंबर को मिलाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कामकाज को सुपरवाइज करते हैं, उनसे कोई फाइल मंगवा सकते हैं, उनको नोटिस इशू कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का जो कंपनी के ऊपर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुपरविजन है उसमें इसको टाइट कर दिया गया। दूसरी चीज कि हमने जो देखा था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर डिसीजन को और बेहतर तरीके से लेने के लिए या गवर्नर जनरल को और पावरफुल बनाने के लिए इसमें 3 मेंबर्स कर दिए गए 4 की जगह पे, और एक गवर्नर जनरल खुद है। तो अगर इनमें से एक मेंबर भी गवर्नर जनरल के आइडिया को सपोर्ट करता होगा तो गवर्नर जनरल अपना वोट डालकर इसमें डिसीजन ले सकता था। तो जो 4 मेंबर थे पहले गवर्नर जनरल काउंसिल में, उसको एक कम कर दिया गया, 3 मेंबर रह गए और एक खुद गवर्नर जनरल है। तो इस तरीके से ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। देन उसके बाद 1813 में एक और एक्ट आया, जैसे हम क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस चार्टर एक्ट 1813 की जो खास विशेषता है, चार्टर एक्ट 1813, इसमें पहली दफा जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड विद इंडिया उसको खत्म कर दिया गया। यानी कंपनी नो लॉन्गर, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी EIC मोनोपोली वॉज एबॉलिश, खत्म कर दिया गया। और 2 क्षेत्र हैं, एक है टी एंड ट्रेड विथ चाइना, इन 2 चीजों में उनकी मोनोपोली बनी रहेगी। ठीक है। उसके बाद पहली दफा इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए का बजटरी प्रोविजन किया गया। 1 लाख रुपी was allotted for education, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1813 में बड़े बदलाव आए। देन फिर चार्टर एक्ट 1833 में और बड़े बदलाव आए। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल सिर्फ अब गवर्नर जनरल नहीं रह गए, उनको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी का एक्सपेंशन हो चुका था। 1833 तक इंडिया में बहुत से दूसरे टेरिटरी आ चुके थे ब्रिटिश हुकूमत के अंदर। पहले सिर्फ बंगाल था, बंगाल के बाद मैसूर आ चुका था, मैसूर के बाद मराठे आ चुके थे, उसके बाद और भी छोटे छोटे कई सारे टेरिटरीज थे जिसको ब्रिटिशर्स ने ऑक्युपाई कर लिया था। तो अब पूरे पैन इंडिया लेवल पे उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था और उसको उन्होंने क्या कहा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और जो कंपनी की बची हुई मोनोपोली थी उसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। तो ये 1833 का एक्ट था। फिर 20 साल बाद ये चार्टर एक्ट हर 20 साल में रिन्यू होता है और ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाती है इस एक्ट को। तो 1853 में फिर से इस कानून को रिवाइज किया गया, चार्टर एक्ट 1853 आएगा। 1853 में कंपनी के पास मैनेजमेंट अपॉइंट करने का जो राइट था उसको छीन लिया गया। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट को
टेक ओवर करना था और इसके तहत जो सिविल सर्विसेज को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू कंडक्ट करना था और उसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट करते थे। ये 1853 के एक्ट का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से इंडियन सिविल सर्विसेज में लोगों की एंट्री हो सकती थी। इसके बाद 1857 का रिवोल्ट आ गया। रिवोल्ट के बाद कंपनी का जो शासन है इंडिया में ख़त्म कर दिया गया और 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उससे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश क्राउन में शिफ्ट कर दिया गया। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वहाँ से गवर्नर जनरल एंड वाइसराय का पोस्ट क्रिएट होगा और वहाँ से 1861 ऑनवर्ड्स टिल 1935 कंटिन्यूस डेवलपमेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।